सबसे पहले देखिए फिर से समझा रहे हैं, ठीक ना, समझा देते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है कि दर्शाइए कि जितने भी धनात्मक समपूर्णांक होता है वो क्या होता है, 2q के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, 2q के रूप में, ठीक है ना। और जितने भी धनात्मक विषम पूर्णांक होता है वो 2q प्लस 1 के रूप में होता है। समझ में आ गया? यानी कि सम पूर्णांक 2q के रूप में होता है और विषम पूर्णांक क्या होता है, 2q प्लस 1 के रूप में होता है। ठीक, समझ में आ गया। अब यहाँ हमको ये सिद्ध करना है कि यहाँ सही में धनात्मक समपूर्णांक जो होती है 2q होती है और धनात्मक विषम पूर्णांक जो होती है 2q प्लस 1 के रूप में होती है या नहीं होती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर यदि यूक्लिड विभाजन परिमेका लेते हैं तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लेते हैं, ये परिमेका जो कहिए, ठीक ना, तो क्या रहता है, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, यही होता है। तो यहाँ पर देखिए कि बी का मान कितना है मेरा, इसमें बी का मान कितना है, 2 है। तो यहाँ पर देखिए बी का मान यदि 2 हो गया तो संभावित क्षेत्रफल हमेशा आर, संभावित जो आर का मान होगा वो हमेशा क्या होगा, 2 से छोटा ही लेंगे। क्या लेंगे, 2 से छोटा ही लेंगे, 2 से बड़ा नहीं ले सकते, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पर देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेका में कहा देता है एल्गोरिथम में कि बी जो होता है 0, यहाँ देखिए 0 से क्या हो, ये बड़ा एक या तो बराबर हो सकता है, बड़ा या एक बराबर हो सकता है, ये दोनों बराबर हो सकता है, ठीक ना। और इससे बड़ा क्या होता है, बी का मान होता है। किसका मान होता है, इससे बड़ा बी का मान, ठीक ना। जब यहाँ बी का मान 2 दे दिया है, इससे हम बड़ा आर का मान ले सकते हैं, कभी नहीं ले पाएंगे, मतलब ले पाएंगे, ले तो लेंगे लेकिन होगा नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आर का यहाँ पर बी का मान मेरा 2 ही है और आर का मान यदि हम 2 से अधिक ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा उसका शेषफल, ठीक है ना। यानी कि भाजक उसका छोटा हो जाएगा और शेषफल ही बड़ा हो जाएगा। तो कभी भी भाग बनाए हैं तो कभी भी शेषफल भाजक से बड़ा रहता है, शेषफल भाजक से बड़ा कभी देखे हैं, शेषफल हमेशा क्या होता है, भाजक से छोटा ही होता है शेषफल। समझ में आया? तो शेषफल जो होती है समावित हमेशा क्या होता है, भाजक से क्या होता है, हमेशा छोटा ही होगा। ठीक, समझ में आ गया। तो उसका भाजक हो गया वहां पर 2, तो शेषफल क्या होगा, या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, ठीक है ना, यही हो सकता है 0 या 1, और कुछ हो पाए, होगा नहीं होगा। तो यहाँ पर आर का मान यदि लेते हैं तो या तो हम आर का मान एक बार 0 ले सकते हैं या तो आर का मान एक बार 1 ले सकते हैं। इससे अब इससे ज्यादा कुछ ले सकते हैं हम नहीं, इससे यदि ज्यादा लेते हैं तो यदि 2 लेते हैं तो बी के बराबर हो जाता है। तो कभी भाजक और शेषफल कभी बराबर होता है, कभी बराबर होता है, भाग में भाजक और शेषफल दोनों बराबर नहीं होता है, ठीक है ना, समझ में आया। तो यहाँ पर देखिए तो कभी भी लेंगे तो क्या होगा, भाजक से हमेशा छोटा शेषफल रहता है। तो शेषफल छोटा नहीं है तो 0 होगा या तो 1 होगा। ठीक, समझ में आ गया। अब यहाँ पर 0 यदि लेते हैं, पहले आर का मान कितना ले लेते हैं, 0, कितना लेते हैं, 0, ठीक ना। तो यहाँ पर बी क्यू प्लस आर एल्गोरिथम लगाएंगे तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर हुआ। बी का मान हो गया कितना, यहाँ 2, कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है ना। और क्यू का मान तो क्यू ही है क्योंकि क्यू की जगह कुछ है नहीं, तो क्यू का मान तो क्यू ही लिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आर का लेता है तो आर का मान एक बार 0 लेते हैं, क्या लेते हैं हम, 0। जब आर का मान 0 हम ये जो लिए पहला वाला तो 0 लिए तो यहाँ पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो बी का मान कितना है मेरा, 2 है, 2 और प्लस क्यू का मान क्या है मेरा, क्यू ही है, 2 क्यू और प्लस यहाँ आर का मान कितना लिए 0, तो यहाँ 0 हो गया। तो यानी कि 2 क्यू में 0 ऐड किए तो कितना होगा, 2 क्यू हो गया। समझ में आया, यहाँ तक समझे। अब यहाँ पर इसका हो गया, ठीक। अब यहाँ पर आर बराबर एक बार लेते हैं 1, आर बराबर कितना ले लेते हैं, ठीक है ना, समझ में आया। तो 1 लेते हैं तो धनात्मक विषम पूर्णांक यहाँ लेते हैं, तो 1 क्या है, एक प्रकार का विषम पूर्णांक, 1 जो है एक प्रकार का क्या है, विषम पूर्णांक है। समझ में आया, क्योंकि विषम पूर्णांक हम जानते हैं कि जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है विषम संख्या कहलाती है, ठीक है ना। विषम संख्या बोलिए, विषम पूर्णांक बोलिए, तो जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसी संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग, विषम संख्या। तो यहाँ पर 1 मेरा क्या हुआ, विषम संख्या हुआ, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं यहाँ धनात्मक विषम संख्या क्या, 1, ठीक। अब यहाँ पर आर बराबर 1 ले लिए, कितना ले लिया, आर बराबर 1 ले लिए, ठीक है ना। तब यहाँ ए बराबर लगाते हैं तो क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, ये होता है। अब यहाँ बी क्यू, तो बी का मान कितना है मेरा, 2 है, 2 हो गया। और क्यू का मान क्या है, क्यू, तो 2 क्यू और प्लस आर का मान कितना लिया, 1 लिए, तो 1 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 क्यू प्लस 1, तो 1 जो हुआ एक प्रकार का क्या विषम पूर्णांक है ना, तो हम इसको बोलेंगे संपूर्णांक नहीं ना, तो विषम पूर्णांक है, तो इसको हम क्या बोले, विषम पूर्णांक, क्या बोले, विषम पूर्णांक। और यहाँ 2 क्यू लिए, तो यहाँ 2 क्यू देखो 2 से कट रहा है ना, तो 2 1 जा 2, यानी कि क्यू बराबर क्यू हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आया। तो 2 से ये कट रहा है, तो कट रहा है, तो ये क्या हुआ मेरा सम संख्या हुआ, क्या हुआ, सम पूर्णांक बोलो, सम संख्या बोलो, ठीक ना, समझ में आया।
किसी को कोई दिक्कत? तो अब यहाँ पर बोल सकते हैं कि अतः धनात्मक समपूर्णांक क्यू यानी कि समपूर्णांक किस में आया 2q के रूप में, तथा धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में रहता है। ठीक, समझ में आ गया? अब किसी को कोई दिक्कत इसमें? ठीक, मिटा दें, मिटा दें। अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, बन जाएगा ना? समझ में आ गया? ठीक, मिटा दें, सही में मिटा दें, रोइएगा नहीं ना? देखिएगा, रोइएगा नहीं, क्योंकि अब रोने से भी कोई फायदा है नहीं, क्योंकि मिटा चुके हैं। ठीक, अब अगला उदाहरण लिखिए। उदाहरण 3 में देखिए क्या कहता है। उदाहरण 2 3 है, क्या 3? उदाहरण 3 में कहता है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 के रूप में, किसका धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या सम नहीं विषम, क्या विषम। यहाँ देखिए एक धनात्मक विषम पूर्णांक बोल रहा है कि 4q + 1 के रूप में, और दूसरा धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 3 के रूप में होता है। ठीक, समझ में आ गया? अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले कि यहाँ पर यदि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म लगाते हैं तो a बराबर मेरा क्या होता है bq + r होता है, n होता है। और यहाँ पर r जो होती है तो ये तो 0 के बराबर हो सकता है, 0 के बराबर या बड़ा हो सकता है, या तो 0 से बड़ा भी हो सकता है, या तो 0 के बराबर हो सकता है। इससे बड़ा क्या होता है मेरा q, n होता है। समझ में आया? अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहाँ bq + r कहते हैं तो bq का मान कितना है मेरा 4q है ना, और r का मान कितना है 1, एक बार में 1 है और दूसरा बार में कितना 4q + r का मान 3 है ना। समझ में आया? तो सबसे पहले मेरा देखिए कि मेरा q का मान कितना है, तो b का मान क्या है, किसका q का नहीं b का, ठीक है ना। तो b का मान मेरा कितना है, देखिए 4 है ना, b का मान कितना है 4 है। ठीक, समझ में आ गया? यहाँ देखिए अब b जब 4 हो गया मेरा, b का मान 4, तो r का मान संभावित में धनात्मक में क्या क्या आ सकता है, धनात्मक में विषम संख्या लिखना है, सम संख्या नहीं, विषम पूर्णांक दे रहा है यहाँ पर। तो विषम संख्या 4 से कम क्या क्या आ सकता है बताओ? या तो 1 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, उसके अलावा कुछ होगा विषम पूर्णांक में? 4 से छोटा विषम पूर्णांक में 1 और 3 के अलावा कुछ होगा नहीं होगा। 0 या 2 लेते हैं तो वो क्या था समपूर्णांक हो जाता है ना। तो समपूर्णांक या तो सम संख्या हो जाता है, तो सम संख्या तो यहाँ बोला नहीं है, बोला है यहाँ हमको लेने क्या बोल रहा है, विषम संख्या लेने बोल रहा है। तो विषम संख्या लेने बोल रहा है तो सम संख्या हम तो ले नहीं सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे विषम संख्या, क्या ले दिए विषम संख्या। तो विषम संख्या लिए तो 4 से छोटा क्या हो गया विषम संख्या, 1 हो गया या तो 3 हो गया, 1 या 3, इसके अलावा कुछ हुआ नहीं। समझ में आया? तो यानी कि r का मान एक बार 1 लेंगे और एक बार r का मान क्या लेंगे 3 लेंगे। समझ में आ गया? तो पहला बार यदि r का मान 1 देते हैं तो a बराबर यानी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म के द्वारा क्या होता है bq + r ये होता है, जिसमें कि b बराबर कितना है मेरा 4 है, q का मान क्या है मेरा q है, और r का मान यहाँ पर एक बार 1 है और दूसरा बार r का मान कितना है r2 ले लेते हैं, r1 1 और r2 ले लेते हैं तो एक बार कितना है 3 है। समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए कि a बराबर यदि निकालते हैं bq + r, तो b का मान मेरा कितना हुआ 4 है, तो 4 हो गया। q का मान क्या है q है, अब प्लस r का मान वहां पर पहला कितना नहीं है विषम पूर्णांक में 1 ले, कितना नहीं है 1, तो 1 हो गया। समझ में आया? तो ये यदि 1 आया तो यहाँ देखो ये 1 2 से कटता है, कटेगा 2 से पूर्णांक विभाजित है ये नहीं ना, तो नहीं विभाजित है तो इसको क्या बोलेंगे विषम पूर्णांक, क्या बोलेंगे विषम पूर्णांक या तो विषम संख्या। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? और दूसरा यदि लेते हैं a बराबर bq + r का मान हम लेते हैं कितना एक बार 3 लेते हैं, r बराबर यहाँ कितना लिए थे 1 दिए थे ना इसमें, अब इसमें क्या लेते हैं r बराबर एक बार 3 लेते हैं यानी 3 लेते हैं, ठीक ना। तो bq + r हो गया। अब b का मान जो लेंगे तो b का मान मेरा कितना था वहाँ 4 था ना, b का मान 4 है ना, तो b का मान हो गया 4, q का मान क्या है मेरा q है, तो q हो गया। अब प्लस यहाँ पर r का मान कितना है मेरा 3 आया था, इसके अलावा कुछ है एक तो ले चुके हैं ना, एक पहले ही ले चुके हैं विषम पूर्णांक, तो दूसरा मेरा विषम पूर्णांक क्या हुआ 4 से छोटा 3 आया, ठीक ना। तो यहाँ 3 आया तो यहाँ पर क्या हो गया 4q + 3 यानी 3। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक में?
अब यहाँ पर देखिए ये भी मेरा क्या हुआ, एक विषम पूर्णांक हुआ, और ये भी एक प्रकार का क्या हुआ मेरा विषम पूर्णांक ही हुआ ना, क्योंकि यहाँ शेषफल जो है, शेषफल देखो 2 से विभाजित हो रहा है, विभाजित हो रहा है, ये तो 2 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन ये विभाजित हो रहा है, शेषफल नहीं हो रहा है। तो जो विभाजित 2 से ना हो पूर्णतः वो क्या होता है, विषम संख्या होती है, और जो पूर्णतः विभाजित हो जाए उसको हम सम संख्या बोलते हैं। ठीक, समझ में आया। तो यहाँ भी ये भी विषम आया, ये भी विषम आया, तो दोनों विषम है ना आया, तो यहाँ पर बोल सकते हैं अतः धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक 4q+1 एवं 4q+3 के रूप में रहता है, यह होता है। ठीक, समझ में आया, ये मुझे आंसर दिया। चलिए उतारिए तो फटाक से, समझ में आ गया सबको, समझ में आ गया ना। ठीक, उतारो दीजिए। देखिए उदाहरण 4 में क्या करता है, हो गया। चलिए उदाहरण 4 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन उदाहरण 4 में क्या करता है, बहुत ही आसान है सर, ठीक ना। कोई खाली यहाँ देखिए उदाहरण 4 जो है देखने में खाली बड़का जैसा लग रहा है, ठीक है ना, जैसे देखने में लग रहा है बहुत बड़ा हिसाब है, लेकिन वो है बहुत बड़ा नहीं, बहुत ही छोटा हिसाब है, ठीक है ना। समझ में आया। यहाँ देखिए पहले क्वेश्चन समझिए क्या कहता है, कहता है एक मिठाई विक्रेता, मिठाई विक्रेता क्या है, जो मिठाई सब बेचता है, ठीक है ना, उसको मिठाई विक्रेता कहते हैं, ठीक है ना। एक मिठाई विक्रेता के पास 2 प्रकार की मिठाइयाँ हैं, एक काजू वाली है बर्फियाँ और एक है बादाम वाली बर्फियाँ। समझ में आ गया। तो काजू वाली बर्फियाँ जो है वो कितना बेचता है, वो काजू वाली बर्फियाँ, काजू वाली बर्फियाँ, ठीक है ना। तो 420 है, कितनी है 420, यानी कि कहता है कि पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ है, और बादाम की बर्फियाँ कितनी है 120, बादाम वाली बर्फियाँ कितना है 120 है, 130 है, 130 है ना, 420 और 130 है, ठीक है ना। समझ में आया। अब कहता है कि वह इसकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है, यानी कि दोनों का ढेरी ऐसा बनाना चाहता है जिसमें से कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। मतलब कहता है कि इस प्रकार से अति करे, मतलब ढेरियां लगाएं जिसमें बर्फियों की संख्या क्या हो बराबर हो, ठीक है ना। और प्रत्येक परात मतलब जिसमें रखा जाता है ना उसको परात बोलता है, ठीक है ना। तो बर्फियों की परात में न्यूनतम स्थान घेरे, और बर्फियों की परात में वो क्या करे, न्यूनतम स्थान घेरे, ठीक है ना। समझ में आया। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है, मतलब कहता है इसमें इस काम में प्रत्येक बर्फियों की ढेरी में कितना बर्फियां रखी जा सके। समझ में आया, यानी कि कितना बर्फियां रखेंगे ताकि समान रूप से हो जाए। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए काजू वाली बर्फियों की संख्या देखते हैं 420 है, बादाम वाली बर्फियों की संख्या कितनी है 130 है, ठीक है ना। और इसको समान ढेरी में रखना भी है, तो रखना है तो क्या करेंगे, इसका HCF निकाल लेंगे। क्या करेंगे HCF, ठीक है ना। तो HCF निकाल लेंगे तो यहाँ पर कहेंगे दोनों का HCF यहाँ देखिए समझ में आया। तो यानी कि बर्फी की संख्या 420 है और बादाम वाले की कितनी है 130 है, ठीक है ना। और इसको क्या करना है कि ये ढेरी बर्फी की संख्या जो है उसको प्रत्येक ढेरी में समान रूप से रखना है। समझ में आया। इस प्रकार से रखना है कि उसकी परात जो है परात में वो न्यूनतम स्थान घेरे। समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि दोनों इसकी समान संख्या निकालने के लिए, यानी कि समान ढेरियों में संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों का HCF निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं HCF, ठीक है। जब HCF निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कि यहाँ पर कितना है मेरा बर्फियों की संख्या निकाल रहा है ना समान ढेरी, तो यहाँ पर कितना हुआ 420 हो गया। अब बराबर इधर कितना है मेरा 130 है, इसमें 130। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया, दोनों का क्या कर रहे हैं HCF निकाल रहे हैं, तो जो मेरा बड़ा मान है वो क्या हुआ मेरा भाज्य हो गया। तो भाज्य मेरा हुआ 420, समझ में आ गया। और भाजक मेरा कितना हो गया 130, ठीक है ना। तो 130 से यदि हम 420 में भाग दे दें, ठीक है ना,
तो भाग दे दें और उसके बाद इसकी अंतिम संख्या शेषफल जो है 0 प्राप्त करने, तो मेरा ढेरियों की संख्या, एक ढेरी में कितना बर्फियां रखेंगे वो हमको पता चल जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया। अब यहाँ देखिए जब भाग दीजिए तो 420 बराबर यहाँ कितना हुआ, भाजक 130। अब यहाँ भाजक गुना क्या होता है, भागफल होता है, या ना होता है। यानी कि भाज्य बराबर सूत्र क्या होता है, भाजक गुना भागफल, भागफल। अब प्लस होता है शेषफल, और शेषफल हमको क्या 0 प्राप्त करना है, यानी कि शेषफल बच जाए, यानी कि बर्फी की संख्या तो बच ही जाएगा उसके पास, तो ढेरी में पूरा पूर्णता जाएगा नहीं। तो बर्फी की संख्या पूर्णता कब जाएगा, जब शेषफल क्या हो जाएगा उसका 0, यानी कि कुछ नहीं बचेगा बर्फी में। ठीक है ना, समझ में आया। तो यहाँ सबसे पहले देखिए, अब भाजक मेरा हो गया 130, कितना हो गया 130। अब 130 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 420 आ जाए, 120 130 हुआ, इसको 3 से करते हैं कितना, 13 तिया 39, यानी 390 हुआ, कितना हुआ 390। और 4 से यदि करते हैं हम तो 13 चौके 52 यानी 520, तो 520 यहाँ है, 420 है। तो यहाँ क्या होता है, ये बड़ा हो जाता है, ये छोटा हो जाता है, तो बड़ा वाला कभी खाएगा नहीं ना। तब यहाँ पर कितना हो गया, 130 को 3 से गुना कर दिए, किससे 3 से। ठीक है ना, तो 130 दिया कितना हो गया मेरा 390, कितना हुआ 390। अब 390 जो हुआ तो यहाँ पर 420 टोटल भाज हो गया 420, और उसमें यहाँ पर भाजक और भागफल को गुना करके हुआ कितना 390। तो शेष कितना बचा, 30 बचा, 30 ही बचा ना। तो यहाँ शेष में मेरा क्या हो गया 30 हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ पर शेष हमको कब तक चलना है, जब तक कि 0 ना आ जाए तब तक चलते रहेंगे ना। अभी भी मेरे पास, यानी कि प्रत्येक ढेरी में यदि हम 3-3 को इधर रख रहे हैं तो कितना हो रहा है, 30 को मेरा शेष बच रहा है, 30 को शेष बच जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया। अब यहाँ पर देखते हैं, तो इसके बाद यहाँ पर कितना 130 है, 130 और बराबर इधर कितना हो गया, इसको बना देते हैं हम क्या भाजक, तो भाजक हो गया कितना 30 हुआ ना। अब 30 को किससे गुणा करेंगे ताकि 130 आ जाएगा, 30 तिया 90, 30 चौके 120, यानी कि 4 से गुना करते हैं तो 120 होता है, और 5 से गुना करते हैं तो 150 होता है। तो 150 अधिक हो रहा है कम हो रहा है, अधिक। तो कभी भी इससे अधिक लेंगे हम यहाँ नहीं लेंगे, तो कभी भी लेंगे तो इससे कम लेंगे, नहीं तो इसके बराबर लेंगे। समझ में आया। तो इसके बराबर तो है नहीं, 30 में इसके बराबर है नहीं है, तब इससे छोटा ले लेते हैं। तो इससे छोटा लेते हैं तो 30 चौके कितना हो गया 120। अब बचा कितना यहाँ फिर 10 बचा 10। समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना है मेरा शेष, मेरा कितना आ रहा है 10 आ रहा है, 10 आ रहा है ना। तब यहाँ मेरा कितना हुआ, यहाँ पर भाज्य भाजक 30 हुआ, तो इसको भाज्य बना दिया, बराबर इधर कितना है 10। 10 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 30 आएगा, 10 तिया 30, 3 से। अब प्लस शेष कितना बचा, शेष कितना बचा 0। तो जैसे 0 मतलब कि एक भी बर्फी अब नहीं बचा मेरे पास, तो पूरा का पूरा ढेरी में लग गया। तो प्रत्येक ढेरी में कितना बर्फी दिया, तो इसका जितना भाजक होगा उतना ही बर्फी दिया है। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो एचसीएफ मेरा कितना है 10 लिखना, यानी कि प्रत्येक ढेरी में कितना होगा, बर्फियों की संख्या 10 होगी, कितना 10 होगी। ठीक है ना, समझ में आया। तो प्रत्येक ढेरी में 10-10 तो देंगे तो क्या होगा, समान रूप से पूरी तरह से बर्फियां न्यूनतम, मतलब कि न्यूनतम संख्या में पूरी तरह काजू वाली बर्फियों की संख्या क्या हो जाए, आ जाएगी। ठीक, समझ में आया। और न्यूनतम जगह भी वो छकेगी। ठीक, समझ में आ गया। चलिए उतार दीजिए। ठीक ना, समझ में आ गया। यहाँ लिख सकते हैं अतः नीचे, अतः प्रत्येक प्रकार की बर्फियों के लिए मिठाई विक्रेता 10-10 की ढेरी बना सकते हैं। समझ में आ गया।